तो जी दोस्तों, आप सभी को फिर से मेरा नमस्कार। आज के नए वीडियो में फिर से आपके लिए एक नई जानकारी लेकर के आया हूं। आज का वीडियो भारतीय रेलवे द्वारा आरआरबी के पोस्ट पर जूनियर इंजीनियर के लिए जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कुल 7,951 पदों के लिए भारतीय रेलवे ने अधिसूचना जारी कर दिया गया है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के द्वारा, जिस पर विभिन्न विभिन्न रेलवे जोन के लिए अलग अलग से अलग अलग वर्गों पर वैकेंसी निकाली गई है। इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे कि कौन से वर्ग के लिए कौन से जोन में कितनी कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो मेरे इस वीडियो में बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त साकेत जलतारे और आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का। तो मेरे इस वीडियो में बने रहिए। चलिए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो डेली मिलते रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम पहले यह जानेंगे कि आज कौन कौन से विषय पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले कितने पोस्ट के लिए आरआरबी ने कौन कौन से पोस्ट के लिए कौन से जोन में कितने पोस्ट के लिए रिक्तियां निकाली है, पहले उसको जानने और समझेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि उन पोस्ट के लिए योग्यता क्या है, उसको इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि महत्वपूर्ण तिथियां कौन कौन सी है, एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, आवेदन कब डलाएगा, अंतिम तिथि कब है, शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि कब है, करेक्शन कब होगा, ये सारी चीज़ें इसमें हम कवर करेंगे। चयन प्रक्रिया क्या है, इसको भी हम जानेंगे। साथ ही साथ विभागीय पीडीएफ का भी एनालिसिस करेंगे कि जो विभाग के द्वारा पीडीएफ 84 पेजों का जारी किया गया है उसके बारे में भी हम महत्वपूर्ण बिंदु को उसमें शामिल करेंगे, क्योंकि 84 पेज को आपके लिए पढ़ना नामुमकिन या मुश्किल तो नहीं, लेकिन पेचीदा ज़रूर होगा। तो मैंने आज गहन अध्ययन करके आपके लिए यह वीडियो तैयार किया है। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि इस वैकेंसी के लिए पाठ्यक्रम क्या क्या होने वाला है। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए, एक कंटेंट की तरह हम शुरुआत करते हैं। पहला पोस्ट, तो जोन अनुसार पदों का विवरण पहले हम देख लेते हैं। तो मैं आपके सामने देख सकते हैं, प्रदर्शित हुआ होगा कि कौन कौन से जोन के लिए कितनी कितनी वैकेंसियाँ निकाली गई है। जैसे कि सबसे पहले आप माउस के कॉर्नर में देख पा रहे होंगे, आरआरबी अहमदनगर वेस्टर्न रीजन के लिए कुल 382 पदों पर वैकेंसियां निकाली गई है, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 149, ओबीसी के लिए 107, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 49 और एससी वर्ग के लिए 53 और एसटी वर्ग के लिए 24 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। ठीक उसी प्रकार से अजमेर के लिए, इन सारे जोन के लिए जितने भी जोन हैं उन सभी जोनों के लिए अलग अलग से वैकेंसियां निकाली गई है। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। फिलहाल हम बात करेंगे आरआरबी बिलासपुर, जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जोन है। बिलासपुर जोन जो सेंट्रल रेलवे के साउथर्न ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के जोन के अंतर्गत आता है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 238 पदों पर, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 103 पदों पर, साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 41 पदों पर और एससी वर्ग के लिए 65, साथ ही साथ एसटी वर्ग के कैंडिडेट के लिए 25 और कुल मिलाकर 472 पदों के साथ रिक्तियां आमंत्रित की है। रिक्तियां आमंत्रित आप देख सकते हैं कौन कौन से जोन पर कितने पदों के लिए रिक्तियां आमंत्रित की है। हालांकि इसका डिटेल्ड पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में डाल दिया हूं, वहां से भी आप डाउनलोड करके इसका विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। फिलहाल एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आप एक डिस्प्ले पॉपअप होगा आपकी स्क्रीन पे, आप इसको गंभीरता से ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। देखिए, हाईलाइट करके रखा हूँ मैं, भर्ती प्रक्रिया है जो आधिकारिक पीडीएफ से काट करके लाया हूँ आपके लिए। एक बार आवेदन करने के बाद आरआरबी का चयन अंतिम होगा। एक उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक आरआरबी में आवेदन करने पर सभी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। मतलब सिंपल सी बात यह है कि आप इसमें से एक या एक से अधिक जोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। केवल आप इनमें से कोई भी, जितने भी 20 जोन है, 18 से 20 जोन है, उसमें से केवल एक जोन पर ही आप जिस जोन में आप जिस पद के लिए योग्यताएं रखते हैं, केवल उसी पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आप एक से अधिक पद के लिए आवेदन करेंगे तो आपका आवेदन, सभी आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। रेलवे ने अपने आधिकारिक पीडीएफ के कंडिका क्रमांक 13.0 में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेखन कर दिया है। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं बिलासपुर जोन में कौन कौन से पद के लिए, कौन कौन से वर्गों के लिए कितनी कितनी रिक्तियां निकाली गई है। तो चलिए, आपके स्क्रीन में एक पॉपअप शो होगा इमेज, जिसमें आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि सबसे जो पहला पोस्ट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एसयू और
टीआरएस के लिए जो विद्युत विभाग के अंतर्गत आता है, उप विभाग इसका ईएसयू और टीआरएस है, के अंतर्गत अनारक्षित 10, अनुसूचित जनजाति के लिए 5, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, इसी प्रकार कुल 24 रिक्तियां इसके लिए आमंत्रित की है। दूसरी वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। आप इस प्रकार से देख पा रहे होंगे कितनी पद संख्या है। इसी तरीके से कुल जितनी भी यहाँ पर रिक्तियां प्रदर्शित हो रही है उनके लिए वर्ग अनुसार यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसका डिटेल्ड पीडीएफ अलग से बिलासपुर जोन का और समस्त जोन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दिया हूँ, आप वहाँ जा करके इसका गहन अध्ययन कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं योग्यता की कि इन समस्त पदों के लिए योग्यता का निर्धारण किस प्रकार से किया गया है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, हम सीधे लिए चलते हैं आपको योग्यता के लिए रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी किया गया आधिकारिक अधिसूचना के पीडीएफ में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसको हल्का सा मैं और जूम कर देता हूं कि यहाँ पर जूनियर इंजीनियर वर्ष के लिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जिसका सिलेक्शन होना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दी गई है कि किसके लिए कौन कौन से अर्हताएँ होनी चाहिए। पहला जो है जूनियर इंजीनियर ट्रैक मशीन के लिए 3 साल का डिप्लोमा आपको मैकेनिकल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर यहाँ पर स्पष्ट रूप से मेंशन कर रखा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैंने इसको अलग से हाईलाइट कर दिया है। कोई भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको इंजीनियरिंग की डिग्री इसमें या 3 वर्ष का डिग्री इसमें होना, डिप्लोमा होना अनिवार्य है। यदि बात किया जाए जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का, तो आपको 3 साल का मैकेनिकल के फील्ड में डिप्लोमा होना आवश्यक है। साथ ही साथ अगर आप इलेक्ट्रॉनिक से या मैन्युफैक्चरिंग में मेट्रोनिक्स से इंजीनियरिंग किए हैं या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या मशीन इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल टूल्स एंड मशीन, ये सारी चीज़ों में आप अगर अर्हताएँ रखते हैं, आपने इसमें स्नातक या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर रखी है, तो आप इसके लिए पात्र होने वाले हैं। कौन कौन से पोस्ट के लिए आपको फिर से बता दूं, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर डीजल के लिए, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल पावर के लिए, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए, जूनियर इंजीनियर एक और मैकेनिकल है मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल डिजाइन के लिए, केमिकल एंड मेटलर्जी असिस्टेंट के लिए केवल यह एकमात्र ऐसा पद है जिसके लिए बैचलर डिग्री जो साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ मिनिमम कम से कम 45% अंक के साथ कोई मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण किए हैं, वो इसके लिए प्राप्त होंगे। अर्थात बीएससी गणित, बीएससी मैथ्स, बीएससी फिजिक्स या एमएससी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, या जो बीटेक में या बीई में मैथ्स फिजिक्स या केमिस्ट्री लेके अध्ययन किया, वो इसके लिए पात्र होने वाले हैं। साथ ही साथ बात करें जूनियर इंजीनियर डीजल इलेक्ट्रिकल के लिए, तो 3 साल का आपको इसमें डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक एंड इंजीनियरिंग में। साथ ही साथ इनके लिए सेम जूनियर इंजीनियर डीजल इलेक्ट्रिकल वर्ष का आपके लिए सेम अर्हताएँ रखी गई है। यदि बात की जाए जूनियर इंजीनियर एस एंड टी वर्ग के लिए डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन के लिए, या यहाँ पर और बात कर सकते हैं जूनियर इंजीनियर एस एंड टी टेलीकम्युनिकेशन है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, सिग्नल है, वर्कशॉप है, और साथ ही साथ डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए। तो यदि बात की जाए यहाँ पर डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट को छोड़ करके यदि आप 3 साल की डिप्लोमा या डिग्री रखते हैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कम्युनिकेशन एंड मास इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, तो आप इसके लिए पात्र होने वाले हैं। यदि आप डिपोट और मटेरियल सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में होना अनिवार्य है। इसमें इंजीनियरिंग के लिए स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है, केवल इंजीनियरिंग के छात्र ही इसके लिए पात्र होने वाले हैं। यदि और बात किया जाए जूनियर इंजीनियर वर्क, आप देख सकते हैं जिस ट्रेड के लिए वैकेंसी निकाला गया है उस संबंधित ट्रेड से आपको ग्रेजुएट होना या पोस्ट ग्रेजुएट होना अति आवश्यक है। चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं। अभी आपने देखा हमने योग्यताओं पर डिटेल्ड एनालिसिस किया कि कौन से योग्यता के लिए क्या क्या डिग्री या अर्हताएँ होनी चाहिए। अब वीडियो में आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण तिथि के बारे में। हम इसमें जानने के प्रयास करेंगे कि महत्वपूर्ण तिथियां कौन कौन सी है। पहली महत्वपूर्ण तिथि, आवेदन प्रारंभ होने वाला है 30 जुलाई 2024 से, और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है, निर्धारित की गई है 29 अगस्त 2024। परीक्षा शुल्क का भुगतान की अंतिम तिथि 29 अगस्त 2024 है।
सुधार और संशोधित फार्म 30 अगस्त से 8 अगस्त के बीच कराया जाएगा। यदि बात की जाए आवेदन शुल्क के लिए तो सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस के छात्रों के लिए 500 रुपये, एसटी एसटी और पीएच स्टूडेंट के लिए 250 रुपये, सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 250 रुपये। यदि आप स्टेज 1 की परीक्षा में उपस्थित होते हैं तो आपको किराए भत्ते के रूप में यदि आप सामान्य वर्ग से ओबीसी ईडब्ल्यूएस से संबंधित है तो आपको 400 रुपये शुल्क और रिटर्न कर दिया जाएगा। एससी एसटी और पीएच महिला का पूर्ण तरीके से 250 का 250 रुपये रिफंड कर दिया जाएगा। चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं। चयन प्रक्रिया कैसे होने वाली है इससे संबंधित हम बात करते हैं। चयन प्रक्रिया के लिए आपको प्रथम चरण का जो सीबीटी है पहले उसको क्लियर करना पड़ेगा, जिसमें प्रश्न संख्या 100 अंक की प्रश्न संख्या रहेगी, जो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होगा। निर्धारित समय 90 मिनट का रहेगा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं गणित से सीबीटी 1 में 30 अंक के प्रश्न आएंगे जो 30 नंबर के होंगे। इसी प्रकार सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति से 25, सामान्य चेतना से 15, सामान्य विज्ञान से 30, कुल मिलाकर के 100 प्रश्न 90 मिनट के लिए पूछे जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चयन प्रक्रिया की यदि बात की जाए तो चयन प्रक्रिया द्वितीय चरण के लिए सीबीटी जो प्रथम चरण में पास हुए रहेंगे उनको द्वितीय चरण भी क्लियर करना पड़ेगा, जिसमें प्रश्न संख्या 150 अंक की होगी। निर्धारित समय 120 मिनट का होगा, जिसमें सामान्य चेतना से 15 अंक के एक नंबर के रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक के पूछे जाएंगे। भौतिक और रसायन विज्ञान से 15 प्रश्न 15 अंक के लिए पूछे जाएंगे। कंप्यूटर और अनुप्रयोगों की मूल बातें से 10 अंक के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण से 10 अंक के 10 प्रश्न। तकनीकी क्षमताओं से 100 नंबर के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तकनीकी क्षमताएं मतलब आप जिस ट्रेड से संबंधित है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक से प्रश्न किए जाएंगे। केमिकल इंजीनियरिंग से संबंधित है तो केमिकल से, कंप्यूटर साइंस से संबंधित है तो कंप्यूटर साइंस से, जिससे आपका स्नातक या पोस्ट ग्रेजुएट है उससे आपको प्रश्न किए जाएंगे। यदि पाठ्यक्रम की बात की जाए, पाठ्यक्रम में सीबीटी 1 में दशमलव प्रणाली आप देख पा रहे होंगे, गणित से संख्या प्रणाली, पदमास, दशमलव, भिन्न, लघुत्तम, समापवर्तक, महत्तम, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, कार्य समय, दूरी, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, यह सारे से प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य बुद्धिमत्ता से भी आप देख पा रहे होंगे अनुरूपणा, वर्णमाला, संख्या श्रृंखला, कोडिंग, डिकोडिंग, गणितीय संचालन। इस प्रकार से सामान्य चेतना की बात करें तो समय, सामयिकी, भारतीय भूगोल, स्वतंत्रता संग्राम, साहित्य, भारत की संस्कृति, इतिहास, भारतीय राजनीति और संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, इन सारे टॉपिक से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। सामान्य विज्ञान की बात की जाए तो भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान कक्षा 10वीं तक का जो सीबीएसई पाठ्यक्रम है उससे सामान्य विज्ञान से आपको प्रश्न किए जाएंगे। यदि बात की जाए सीबीटी 2 की, सीबीटी 2 में सामान्य चेतना से वर्तमान मामले, भारतीय भूगोल, भारत के इतिहास आप देख पा रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। साथ ही साथ इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में संलग्न कर दिया हूँ, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तकनीकी क्षमताएं, जैसे मैंने पहले बात किया कि आप जिस ट्रेड से संबंधित है उससे आपको 100 अंक के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही मैं आपके लिए डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।